आज हम आपको एक ऐसे रहस्य में ले जाने वाले हैं जो आपको चौंका देगा। यह कहानी है मुरादाबाद के गुरेथा गांव की, जहां एक हत्यारा सिर्फ एक हत्या नहीं करता बल्कि अपनी चालाकी से पूरी पुलिस को उलझा देता है। क्या आप तैयार हैं इस अनसुलझे केस की गहराइयों में जाने के लिए? नमस्ते और स्वागत है आपका ट्रू क्राइम इंडिया पर, जहां हम लाते हैं भारत के सबसे सनसनीखेज और सच्चे अपराधों की कहानियां। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। 18 सितंबर की सुबह गुरेथा गांव के लोगों ने एक सुनसान सड़क पर एक नौजवान की बेजान लाश देखी। जैसे ही उन्होंने शव की ओर देखा, उनके दिलों में सिहरन दौड़ गई। मृतक का चेहरा ऐसा कुचला गया था जैसे किसी ने उस पर क्रोध का भारी पत्थर गिरा दिया हो। योगेश, एक युवा पेंटर, अब इस दुनिया में नहीं था, लेकिन उसके पीछे एक रहस्य छिपा था जो पुलिस की जांच को एक नई दिशा देने वाला था। स्थानीय पुलिस ने तुरंत मामले की गंभीरता को समझा और घटनास्थल पर पहुंची। जब उन्होंने शव का मुआयना किया तो उनके मन में सवालों की बौछार होने लगी। योगेश की बेरहमी से हत्या क्यों की गई? क्या यह एक प्रेम त्रिकोण था या फिर कोई गहरा राज छिपा था? पुलिस ने उसके दोस्तों और दुश्मनों से पूछताछ की, लेकिन हर दिशा में निराशा ही हाथ लगी। कोई ऐसा दुश्मन नहीं मिला जो इतनी घृणा रखता हो कि योगेश की जान ले ले। लेकिन तभी एक फर्जी इमरजेंसी कॉल और एक चौंकाने वाली वॉइस रिकॉर्डिंग ने पूरे मामले को पलट दिया। क्या आप जानना चाहते हैं कि यूपी पुलिस ने इस जटिल केस को कैसे सुलझाया और असली कातिलों को पकड़ने में क्या क्या किया? तो इस वीडियो के अंत तक बने रहें, क्योंकि सच्चाई हमेशा एक रहस्य होती है। पुलिस अब ये सच जानना चाहती थी तो योगेश की पहचान हो जाने पर पुलिस ने उसके घर वालों से बातचीत की और उसके दोस्तों और दुश्मनों के बारे में पता करना शुरू किया। लेकिन पुलिस को उसके दोस्तों के बारे में तो जानकारी मिली, लेकिन ऐसे किसी दुश्मन के बारे में, किसी एनिमी के बारे में पुलिस को पता नहीं चला। मतलब खासकर ऐसे दुश्मन के बारे में तो बिल्कुल नहीं पता चला जो इतनी खुंदक रखता हो कि वो योगेश की हत्या कर ले। कुछ देर के लिए इस मामले की जांच कर रही पुलिस भी उलझ कर रह गई थी। अब क्योंकि पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही थी तो पुलिस ने थोड़ा इस केस को रिविजिट करना शुरू किया। पुलिस ने ये देखा कि जब हत्या हुई थी तब टाइम क्या था और उस समय का घटनाक्रम क्या था। उत्तर प्रदेश पुलिस का जो इमरजेंसी नंबर है 112, उस नंबर पर योगेश ने कॉल किया था। योगेश ने फोन किया था और फोन करके योगेश ने यह बताया था कि कुछ लोग उस पर हमला कर रहे हैं, उसे जान से मारने की कोशिश कर रहे हैं, ईंट पत्थरों से उस पर हमला हो रहा है। योगेश ने अपने हमलावरों के बारे में पुलिस को जानकारी दी थी। अब मुरादाबाद पुलिस को जब ये जानकारी मिली तो पुलिस ने अपने इन्वेस्टिगेशन का दायरा और बढ़ा दिया। पुलिस अब उस कॉल पे थोड़ा अपना फोकस केंद्रित करना चाहती थी। उसी कोशिश में पुलिस को पता चला कि योगेश ने मरने से पहले अपने ही गांव के रहने वाले एक आदमी शोभाराम और उसके 2 बेटों का जिक्र किया था। उसने कहा था कि शोभाराम ने अपने बेटों के साथ उसे घेर लिया है, उस पर ईंट पत्थरों से हमला कर रहे हैं और वो उसे मार सकते हैं। तो ये एक SOS कॉल था, यानी ह्यूमन क्राइम मैसेज। वो अपनी जान बचाना चाहता था, जिसके लिए उसने पुलिस को फोन किया था। अब यहाँ पर सवाल पुलिस पर भी था। सवाल ये था कि अगर 17 सितंबर को योगेश ने अपनी हत्या से पहले पुलिस को कॉल कर दिया था तो फिर पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी रही क्यों? तो पुलिस ने इंटरनली भी इस मामले की जांच की कि पुलिस ने तब क्या किया था। इसकी जानकारी जब पुलिस को मिली तो पता चला कि पुलिस ने योगेश की शिकायत के बाद उस गुरेथा गांव के आसपास रात के अंधेरे में ही योगेश को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन इसके बाद योगेश का फोन नहीं लगा और योगेश से बातचीत भी नहीं हो पाई। तो कुल मिलाकर 17 सितंबर की रात को पुलिस योगेश के उस लास्ट कॉल को प्रॉपर तरीके से वेरीफाई नहीं कर पाई। लेकिन अब तक की तफ्तीश में यह पता चल गया कि योगेश ने मरने से पहले अपने ही गांव के शोभाराम और उनके बेटों के ऊपर इल्जाम लगाया था और उसके बाद उसकी हत्या हो गई थी। तो जाहिर है अब तक की तफ्तीश सीधे सीधे शोभाराम और उसके बेटों की तरफ इशारा कर रही थी। ये क्लियरली
इंडिकेट कर रहा था कि इन्हीं लोगों ने योगेश की हत्या की है। लेकिन सवाल यह भी था कि उनमें दुश्मनी क्या थी। पुलिस को अब ये पता करना था। पुलिस ने जब गांव में जाकर पता किया तो सामने आया कि शोभाराम और योगेश का घर आसपास ही है, ज्यादा दूर नहीं। ऐसे में पुलिस को लगा कि शायद पड़ोसियों की लड़ाई हो सकती है। पुलिस ने शोभाराम और उसके बेटों को हिरासत में ले लिया और उनसे पूछताछ शुरू की। हालांकि जितना क्लूलेस योगेश के कत्ल के मामले में शोभाराम था, उतने ही क्लूलेस उसके दोनों बेटे भी थे। और जब कोई आदमी इनोसेंट होता है, बेकसूर होता है, तो उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसके बोलने का तरीका, ये सारी चीजें एक शातिर झूठ बोलने वाले से अलग होती है। पुलिस वालों की निगाह इस बात को समझ लेती है। तो मुरादाबाद के एसएसपी मिस्टर सत्यपाल अंतिल ने जब शोभाराम और उसके बेटों से पूछताछ की और इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट पर गौर किया, तो उन्होंने महसूस किया कि ये लोग सच बोल रहे हैं। इस मामले में कोई ऐसी बात जरूर है जिसका सच अभी तक पुलिस को पता नहीं चला। पुलिस ने फिर सोचना शुरू किया, योगेश ने मरने से पहले इनका नाम क्यों लिया? कहीं ऐसा तो नहीं कि योगेश के मोबाइल फोन को किसी ने मिसयूज किया? क्योंकि योगेश अब इस दुनिया में नहीं है, तो ये राज अब कौन बताएगा कि वो कॉल योगेश ने किया था या किसी और ने? यहीं पर पुलिस ने दिमाग दौड़ाया। मुरादाबाद पुलिस ने लखनऊ में 112 यानी पुलिस कंट्रोल रूम के हेडक्वार्टर से कांटेक्ट किया। उन्होंने 17 सितंबर की रात गुरेथा गांव के पास से जनरेट हुई कॉल की वॉइस रिकॉर्डिंग मांगी। रिकॉर्डिंग मिलने के बाद मुरादाबाद पुलिस ने उसे योगेश के घर वालों और जानने वालों को सुनाया और कहा, ध्यान से सुनकर बताओ, क्या ये आवाज योगेश की है? जब आवाज सुनी गई तो सब चौंक गए। ये आवाज योगेश की नहीं थी। अब पुलिस का शक सच साबित होने लगा। शक था कि योगेश का कत्ल करने वालों ने केस को उलझाने के लिए उसका मोबाइल इस्तेमाल करके शोभाराम और उसके बेटों पर इल्जाम लगवा दिया। अब जब घर वालों और जानने वालों ने तस्दीक कर दी कि वो आवाज योगेश की नहीं थी, पुलिस को समझ आने लगा कि शोभाराम और उसके बेटे शायद बेकसूर हैं। लेकिन क्लीन चिट देने से पहले पुलिस को असली कातिलों तक पहुंचना था। एक और चौंकाने वाली बात सामने आई। पुलिस की तफ्तीश में पता चला कि शोभाराम की एक बेटी है, स्वाति का अपने ही गांव के रहने वाले एक लड़के से अफेयर था। उसका नाम मनोज था और वह गांव में ही सैलून चलाता था। अब जैसा कि अक्सर गांव और समाज में होता है, जब कोई लड़की लड़का अपनी मर्जी से रिश्ते में होते हैं तो घर वाले तुरंत हामी नहीं भरते। स्वाति के घर वाले भी मनोज से मिलने जुलने पर उसे रोकते टोकते और डांटते थे। लेकिन स्वाति और मनोज एक दूसरे से मिलने के लिए बेहद बेताब रहते। पुलिस की पड़ताल में ये भी सामने आया कि दोनों पहले भी कई बार घर वालों और यहाँ तक कि पुलिस तक को परेशान कर चुके थे। यहीं से शक गहराने लगा। पुलिस को लगा कहीं ऐसा तो नहीं कि स्वाति ने अपने बॉयफ्रेंड मनोज के साथ मिलकर ही पूरी साजिश रची हो। क्या योगेश की हत्या इसलिए की गई ताकि शोभाराम और उसके बेटे इस हत्या में फंस जाएं? जैसे ही पुलिस को यह शक हुआ, स्वाति को तुरंत हिरासत में लिया गया और सख्ती से पूछताछ की गई। आखिरकार उसने सच उगल दिया। उसने साफ कबूल किया कि मनोज ही उसका बॉयफ्रेंड था और उसी ने अपने दोस्त मंजीत के साथ मिलकर यह खौफनाक खेल खेला था। योगेश, जो कि गांव का ही एक सीधा साधा लड़का था, उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई। हत्या के बाद स्वाति ने अपने पिता शोभाराम और भाइयों को फंसाने के लिए योगेश का मोबाइल इस्तेमाल किया। पहले उसने योगेश के मोबाइल से अपने ही भाई गौरव को फोन कराया और फिर पुलिस कंट्रोल रूम 112 पर कॉल करवा दी। कॉल में ये झूठ बोला गया कि शोभाराम और गौरव हमला कर रहे हैं। यानी असली कातिलों की तिकड़ी थी स्वाति, मनोज और मंजीत। इन तीनों ने मिलकर प्लान बनाया था कि हत्या किसी की भी हो, फंसाया जाएगा स्वाति के घर वालों को ताकि वे जेल चले जाए और स्वाति मनोज का रिश्ता बिना रुकावट चलता रहे। अब सवाल उठता है, योगेश ही क्यों? दरअसल प्लानिंग के समय मनोज और मंजीत ने यह तय किया था कि 17 तारीख की रात गांव के रास्ते में जो भी अकेला मिलेगा उसी को निशाना बनाएंगे। यानी टारगेट कोई भी हो सकता था। मकसद बस एक था,
शोभराम और उसके परिवार को झूठे केस में फंसाना। उस रात रास्ते में योगेश मिल गया। मनोज और मंजीत ने दोस्ती का नाटक किया और उसे शराब पार्टी के बहाने साथ बैठा लिया। योगेश को शक तक नहीं हुआ। धीरे धीरे शराब का दौर चला और मनोज ने नशे की गोलियां भी मिला दी। जब योगेश आधे होश में आ गया तभी दोनों ने उस पर वार करना शुरू कर दिया। योगेश मरने से पहले तड़पते हुए पूछ भी रहा था, मुझे क्यों मार रहे हो? लेकिन ये दोनों दरिंदे नहीं रुके। उन्होंने निर्दयी तरीके से उसकी जान ले ली। इसके बाद स्वाति ने चालाकी से मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर अपने ही घर वालों को फंसाने का जाल बिछा दिया। लेकिन अगर पुलिस ने 112 नंबर पर की गई कॉल की वॉइस रिकॉर्डिंग की जांच न की होती तो शायद ये सच कभी सामने नहीं आता। जब रिकॉर्डिंग मिलान की गई तो साफ हो गया कि आवाज योगेश की नहीं थी। यहीं से कड़ी दर कड़ी जुड़ती गई और आखिरकार असली कातिलों तक पहुंची। ये केस साबित करता है कि पुलिस अगर पूरी मेहनत और सूझबूझ से जांच करे तो सच कितना भी छिपा हो सामने आ ही जाता है। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। एक ऐसी सच्चाई जो हमें सोचने पर मजबूर करती है। भारत के हर कोने में छुपी हुई ऐसी अनसुनी अनकही क्राइम कहानियां हम आपके लिए लाते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण और सोचने पर मजबूर करने वाला लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें ताकि और लोग भी इस सच से वाकिफ हो सकें, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें क्योंकि हम रोजाना आपके लिए लाते हैं असली जुर्म की असली कहानियां। और आप देख रहे थे ट्रू क्राइम इंडिया। मिलते हैं अगली चौंकाने वाली सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए सुरक्षित रहिए और सच से जुड़े रहिए।